इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो तब होती है जब बच्चा स्कूल में जाता है। बच्चा क्लासरूम में रीडिंग नहीं कर पा रहा होता, टीचर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा होता, और वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन, स्ट्रेस में जाना शुरू होता है। सबसे अहम चीज़ जो पेरेंट्स को ख्याल रखना है, इनको डिस्करेज नहीं करना, इनको आपने ओवर स्ट्रेस नहीं करना। आपको जब पता चल गया कि एक लिमिटेशन है तो फिर आपने ये समझना है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा। क्या आपके बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है? क्या आपने कभी महसूस किया? क्या वो लफ्ज़ों को उल्टा पढ़ते हैं या लिखने में गलतियां बार बार दोहराते हैं? ये सिर्फ सुस्ती या लापरवाही नहीं हो सकता, बल्कि हो सकता है ये डिसलेक्सिया हो, जो कि न्यूरोलॉजिकल लर्निंग डिसऑर्डर है। जी हाँ, और डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने में दिक्कत। लेकिन अहम बात यह कि ये कोई ज़हनी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि सिर्फ दिमाग के मुख्तलिफ अंदाज में काम करने का नतीजा होता है। दुनिया भर में लाखों बच्चे इस कैफियत का शिकार हैं, लेकिन बरवक्त तशख़ीस और रहनुमाई से वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब भी हो सकते हैं। MIT मीडिया लैब की एक जो तहकीक है, हालिया तहकीक, उसके मुताबिक डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग, इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और 3D आइडियाज़ की जो पहचान करने की सलाहियतें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ हमें ये देखने की ज़रूरत है इन बच्चों को ट्रीट कैसे हमने करना है। क्या हमने इन बच्चों को इनकी हकीकी सलाहियतों से पहचानना है, या अमूमन इनको गलतियाँ ये जो कर रहे होते हैं उसका दबाव इन पर बनाना है, इनको डांट डपट करनी है? इस पर बात करने के लिए इन तमाम पॉइंटर्स पे आज हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, ये बड़ा ही अहम मसला है। ये बच्चों के साथ कंपैरेटिव स्टडीज़ जब स्टार्ट होती हैं तो उस बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, इसके कम है, कैसे कम है। हम ये नहीं देखते कि किसी बच्चे में क्या सलाहियत है, और फिर पहचानने की हमें भी सकत नहीं होती। किस तरह इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगी आप? थैंक यू वेरी मच नजफ फॉर हैविंग मी हेयर। और ये टॉपिक बड़ा अहम है। उसकी वजह यह है कि जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में भी बताया कि लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो कि इस प्रॉब्लम के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स पे अवेलेबल नहीं है, बट चाइल्ड एग्जिस्ट, मतलब बच्चे जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये होता है कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो तब होती है जब बच्चा स्कूल में जाता है। बहुत सारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो मोस्टली अर्ली एज में आइडेंटिफाई हो जाती हैं, लेकिन ये डिसेबिलिटी या ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली जब बच्चा स्कूल में जाता है और उसकी स्कूल की लर्निंग स्टार्ट होती है, ख़ास तौर पे ग्रेड 1-2 तक पहुंचता है, तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। और उसमें भी फिर प्रॉब्लम वहाँ पे ये आती है कि राइट आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, पता नहीं चलता कि रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम को। पता चलता है ये लापरवाह है, सुस्ती दिखा रहा है, इस बच्चे को आता कुछ नहीं, इसका ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं देता है। जैसे आपने कहा कि डांट डपट होती है, टीचर्स कहते हैं कि ये निकम्मा है, वालिदैन कहते हैं कि शायद ये तवज्जो, क्योंकि बच्चा बाकी सब कुछ तो ठीक कर रहा है। इसमें ना तो बच्चे का कोई IQ का प्रॉब्लम है, ना उसके साथ कोई और फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसकी विजन भी ठीक है, उसकी हियरिंग भी ठीक है। लेबल कर देते हैं उसे ना कि इसका लेथार्जिक एटीट्यूड है, तो उसको आमतौर पे निकम्मा, नलायक, ढीठ जैसे अल्फाज दे के उसकी पर्सनैलिटी को ही ख़राब कर दिया जाता है। और जो थोड़े से बेहतर पढ़े लिखे वालिदैन हैं या थोड़ा हमारा थोड़ा सा बेहतर तबका है, वो तो किसी ना किसी तरह से बच्चों की स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन बहुत सारे जो हमारे लोअर मिडिल क्लास या आप ये कह लेंगे पॉवर्टी लाइन में हैं, या बहुत सारे सरकारी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, वो तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं इसी स्टेज पे, बहुत अर्ली एज में, कि ये बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ये पढ़ नहीं सकता, इसके पढ़ने की काबिलियत नहीं। हाँ, इसको कोई काम सिखा दो, वो ये कर लेगा, लेकिन ये पढ़ नहीं सकता। लेकिन ये पढ़ अब वो रीज़न क्या है पीछे? वो रीज़न है पीछे उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में कई टाइप्स हैं, जिसमें कि डिसलेक्सिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। डिसलेक्सिया क्या है? जिसको बेसिकली रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं, ये पढ़ने में मुश्किल का दुश्वारी होना। अच्छा। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा मुख्तलिफ तरह से उसको दुश्वारी पेश आ रही होती है। या तो वो लफ्ज़ उसको समझ नहीं पाता, यानी विजुअल उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कि जैसे आपने देखा होगा एक मूवी थी तारे ज़मीन पर, बिल्कुल, अगर वालिदैन ने वो मूवी देखी, और मेरे ख्याल में वो बहुत फेमस मूवी है, ऑलमोस्ट दिखानी चाहिए। और उसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने पूरा उस बच्चे की सारी हिस्ट्री के साथ बताया हुआ है। तो उसमें लफ्ज़ बाज़ बच्चे को ऊपर नीचे नज़र आते हैं, बाज़ ऐसे होता है कि वो बोलते हुए यानी रीड करते हुए उसको कुछ लफ्ज़ों को ओमिट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस इज़ अ बैट, अब दिस अ बैट इज़ उसमें से ओमिट कर जाएगा, ए ओमिट कर जाएगा। बाज़ात अल्फ़ाबेट्स को वो चेंज कर देता है, जैसे टी को पी बोल देगा, डी को बी बोल देगा। तो जब वो बोलता ठीक नहीं है तो बाज़ात उसको राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है?
सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये होता है कि जब बच्चा क्लासरूम में रीडिंग नहीं कर पा रहा होता, टीचर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा होता, तो क्लास में उसका मजाक उड़ता है, टीचर उसको प्रेशराइज करता है और वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन, स्ट्रेस में जाना शुरू होता है, आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, बार बार की डांट टपट से जो है वो उकताहट का शिकार हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, अब वहाँ पे पेरेंट्स जो है ना उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इस पे होनी चाहिए। अब इसकी कुछ मैं इब्तदाई इलामात भी बता देती हूँ, होती तो बच्चों में शुरू से हैं लेकिन वो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, या पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चा अभी सीख जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ओरिएंटेशन की भी प्रॉब्लम होती है, तो आप देखें कुछ बच्चे जो हैं वो वैसे तो बड़ा कॉमन है ना, जैसे बच्चा जूता पहनता है तो लेफ्ट राइट का पता नहीं चलता, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक एज है। आमतौर पे 2-2.5 साल तक का बच्चा जो है ना वो इस तरह की हरकत करता है, 3 साल में वो इतना मैच्योर हो जाता है उसको लेफ्ट और राइट का पता लग जाता है। ठीक है, ये बच्चे बाजुकात 5-6-7 साल के भी होके लेफ्ट एंड राइट उल्टा पहन रहे होते हैं। ठीक है, कपड़े पहनते हुए इनका लेफ्ट राइट जो है वो बाजू आगे पीछे हो गए। ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हुए चीज़ों को अपनी शेल्फ में या अपनी बुक्स को या लिखते हुए मुश्किल हो जाता है। अब लिखने में भी बाज़ बात ऐसे होता है कि इट्स नॉट ओनली कि वो रीडिंग, अब रीडिंग का बहुत ताल्लुक है कंप्रीहेंशन के साथ। कंप्रीहेंशन क्या है? समझने की सलाहियत। जब वो रीडिंग ठीक से नहीं करते तो कंप्रीहेंशन भी ठीक नहीं हो पाती, यानी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो पाती, उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाता, प्रिसाइज नहीं कर पाते, फिर कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। फिर जब वो उनकी वो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो फिर एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वो फिर सारी मुश्किलात का शिकार होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डिस्लेक्सिया का ताल्लुक रहनुमाई करें हम सबकी जहानत या फिर IQ लेवल से है, और क्या ये हकीकत है कि इस तरह के जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा तख्लीकी होते हैं और इस तरह की बहुत सारी मिसालें भी दी जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहली तो चीज़ जो हमें DSM-5 एक डायग्नोस्टिक मैनुअल है जो कि सारा क्राइटेरिया हमें बताता है मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये ब्रेन के कुछ चेंजेस हैं, ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं वो मुख्तलिफ तरह से काम कर रहे हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम है और ये अर्ली एज में ही जो है इसका ऑनसेट होता है और मोस्टली जेनेटिक भी है। अच्छा, यानी फैमिलीज में ट्रैवल करता है। अगर आपके पेरेंट्स में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में ये है तो बहुत चांसेस हैं कि ये बच्चों में ट्रैवल करेगा। बहुत हद तक होता है, बहुत कम है। रिसर्च ये बताती है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है यानी प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसा मसला हो जाए या बहुत अर्ली एज में बहुत हाई फीवर या मेनिंजाइटिस जैसी कोई सिचुएशन हो जाए तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पे ये आ जाए, अदरवाइज इट्स मोस्टली जेनेटिक। अब जैसे आपने कहा कि IQ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो DSM-5 का क्राइटेरिया वो ये बताता है कि इसमें कोई भी IQ की डेफिशिएंसी नहीं होती है। अच्छा, IQ इज़ एवरेज टू नॉर्मल, जैसे कि बाकी तमाम बच्चों का होता है वैसा ही होता है, और यही वजह है कि वो बच्चा बाकी तमाम मामलात में रीजनिंग ठीक कर रहा होता है लेकिन कुछ उसको पढ़ने में सिर्फ प्रॉब्लम आ रही होती है। दूसरी बात यह है कि जब हम इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं बाकी डिसऑर्डर्स के साथ तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कोई ADHD का मसला तो नहीं है, ऑटिज़म का मसला तो नहीं है, कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई हेयरिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, विजन का तो नहीं है। ये सब चीज़ें ना हो और फिर उसको सिर्फ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो तो इसका मतलब है कि वो डिस्लेक्सिया है। डिस्लेक्सिया, बिल्कुल ठीक। बड़े बेहतरीन अंदाज में डॉक्टर साहबा आपने डिफरेंशिएट हमें करके बताया कि क्या है डिस्लेक्सिया। मैं मज़ीद जानना चाहूँगी इस डिज़ीज़ के शिकार जो बच्चे होते हैं उनकी किस तरह हमें तरबियत करनी चाहिए, वालिदैन को उन्हें ट्रीट कैसे करना चाहिए? आपने बता तो दिया ये सिम्टम्स हैं और ये डेफिनेशन है इस बीमारी की, लेकिन अब वालिदैन पे क्या पाबंदी आयद होती है? किस तरह इस बच्चे को लेकर चलें, किस तरह इसकी तरबियत करें, इसको अंडरस्टैंड कैसे करें? अच्छा, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई खौफ करने की बात नहीं है, कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या आपको मेडिकेशन करनी है। इसकी मेडिकेशन नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं होती मेडिकेशन की इसमें। ठीक है, पहली बात ये कि सिर्फ तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि अगर बच्चे का कोई साइकोलॉजिकल कोई बहुत हेल्थ ख़राब हो चुकी हो या उसके अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन या ADHD का वो शिकार हो जाए साथ में बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट एट अर्ली एज, यानी अगर आप बच्चे के एड्रेस नीड्स को एड्रेस नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स उसके अंदर चिड़चिड़ापन और उकताहट और ये सब चीज़ें आएंगी। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है वहाँ आप सिर्फ मेडिकेशन करेंगे, अदरवाइज इसकी मेडिकेशन नहीं है। अब करना क्या है? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन मैं 3 ऐसे मेथड्स बता देती हूँ जो कि पेरेंट्स घर में भी कर सकते हैं और जो इनके टीचर्स हैं वो भी कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इनको मल्टी सेंसरी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। मल्टी सेंसरी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये है कि एक तरीका ये है कि आप सिर्फ रीडिंग किताब से पढ़ा रहे हैं,
दूसरा ये है कि आप इनको जिसमें विजन के का भी इस्तेमाल कर सकें, हेयरिंग का इस्तेमाल भी हो सके, जैसे कि आमतौर पे आप किसी कार्टून के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू या टेक्टाइल मेथड के थ्रू इनको डायरेक्ट एंगेज करके मल्टी डायमेंशनल चीज़ों के साथ आप इन्हें सिखा सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इनका टास्क एनालिसिस किया जाए। टास्क एनालिसिस का मतलब ये है कि कोई भी बड़ा टास्क आप इन्हें सिखा रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके आप इनको सिखाएं, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। तीसरा तरीका ये है जो कि बहुत आसान है, वो ये है कि आप इनके लिए प्रैक्टिस करवाएं, यानी जो चीज़ें भी हैं उनको मल्टी प्रैक्टिस, यानी अगेन एंड अगेन रेपिटिशंस करवाएं। इसको हम रेमेडियल प्रैक्टिस भी कहते हैं। रेमेडियल ट्रेनिंग का मतलब बच्चों ये के है मुकाबले में इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। बिल्कुल, इनको ज़रा रिपीटेड करवाया जाए। उसमें अच्छे स्कूल्स तो बहुत आजकल ऑफर कर रहे हैं, उनके पास स्पेशल एजुकेटर्स भी होते हैं, और पेरेंट्स को ये चाहिए कि रेपिटिशन यानी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जिसको आप कहते हैं। अच्छा। जिस एरिया में वो वीक है, जिस सब्जेक्ट में वो वीक है, जो उसको रीडिंग की प्रॉब्लम है उसमें वो करवाएं। सो देयर कुड बी सो मैनी वेज बट दीज 3 मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अहम चीज़ जो पेरेंट्स को ख्याल रखना है, इनको डिस्करेज नहीं करना, इनको आपने ओवर स्ट्रेस नहीं करना। आपको जब पता चल गया कि एक लिमिटेशन है तो फिर आपने ये समझना है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो उसकी एक ब्रेन की लिमिटेशन है, वो उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप उसको साइकोलॉजिकली डिप्रेस नहीं करें, उसको ना ओवरबर्डन हो ना जाए, करें, ना उनके साथ उस बच्चे पे कोई टीचर्स दबाव को भी क्रिएट करें। दबाव क्रिएट नहीं करना। इनको इनकी जितनी भी तख्लीकी सलाहियतें अगर आप करना चाहते हैं, Encouragement is very important. तख्लीकी सलाहितों में जैसे आपने इनका बताया, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत है, फिर इनकी विजुअल थिंकिंग बहुत है, बिल्कुल, यानी 3D डायमेंशनल बहुत थैंक यू ज़्यादा सो है। मच डॉक्टर आफाक, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर आने का।